नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं आपके बीच रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस। जनरल साइंस में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सेल स्टार्ट की थी। सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस चल रहा था अपना। न्यूक्लियस न्यूक्लियस में हमने कल पूरा अब से पहले की क्लास में डिस्कस किया था डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में। जो मेजर डिस्कशन था आरएनए के बारे में, डीएनए के बारे में अपना हो गया था। अब जो बात हमें डिस्कस करनी है, कुछ पॉइंट्स आरएनए के बारे में रह गए थे, उन्हें बता देता हूँ। देखो, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया था आपको कि आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, आरएनए में जो नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं उनमें थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ये बात मैंने लिखा ही नहीं थी। थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। डीएनए में भी 4 नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं, आरएनए में भी 4 नाइट्रोजनिक क्षारक पाए जाते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कैसे इनकी फॉर्मेशन होती है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जो इम्पोर्टेंट बात थी, आरएनए में पाए जाने वाले प्रमुख नाइट्रोजनिक क्षारक, आरएनए में पाए जाने वाले आरएनए में नाइट्रोजनिक क्षारक। ये आपसे पूछा जाएगा। जैसे एडेनिन का हमने मैच किया था थायमिन के साथ, ग्वानिन का मैच किया था साइटोसिन के साथ। ये ट्रिपल बॉन्ड से ऐड हो रहा था, डबल बॉन्ड से ऐड हो रहा था। एडेनिन और थायमिन का जो बॉन्डिंग थी ये किसमें थी? डीएनए में। जबकि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाएगा? आरएनए में पाया जाने वाला नाइट्रोजनिक क्षारक है थायमिन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है, यूरेसिल। ये चीज बस आप याद रखिएगा, ये मैंने लिखवाई नहीं थी। एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये तो पाए जाते हैं किसमें? डीएनए में। जबकि आरएनए में पाया जाता है थायमिन की जगह यूरेसिल नाम का नाइट्रोजनिक क्षारक। इसको मैं लिखा देता हूं। एडेनिन, 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 ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन। अब देखो ये काम कैसे करते हैं, कैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से होता है शरीर, और जो शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट है वो सेल होती है। देखो, जैसे हम जो भी भोजन खाते हैं उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, और अमीनो अम्लों का जैसे क्रम चेंज होता है तो प्रोटीन का क्रम चेंज हो जाता है। अमीनो अम्लों के क्रम चेंज से प्रोटीन का क्रम चेंज होगा, प्रोटीन के क्रम चेंज से मनुष्य, जानवर, जीवाणु, कीटाणु, अलग अलग प्रकृति के अलग अलग प्रजाति के जीव बनेंगे। ठीक है। तो देखो, जैसे ये एक सेल है, सेल में हम न्यूक्लियस पढ़ रहे थे। न्यूक्लियस में क्या होता है? जैसे कोई डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है, इस पे पाए जाते हैं जेनेटिक कोड, मैंने आपको बताए थे। जेनेटिक कोड होते हैं 3 प्रकार के, ए, जी और सी, टी। 4 प्रकार के जेनेटिक कोड होते हैं, और इनका जो बॉन्डिंग होती है वो त्रिक के आकार में होती है। जैसे इनका जो बाउंडेशन होगा, इनका जो पेयर बनेगा वो 3 का बनेगा। जैसे ए, 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 जी, जी, ए, सी, सी। ऐसे त्रिक के रूप में इनका बॉन्ड बनेगा, और इनकी बॉन्डिंग से ही हमारे जो लक्षण होते हैं, हमारे जो शरीर का निर्माण होता है, इनकी बॉन्डिंग से ही शरीर का निर्माण होता है। तो जैसे डीएनए पाया जाता है केंद्रक में, इस पे पाए जाने वाले, अब मैंने आपको बताया एडेनिन किससे जुड़ेगा? थायमिन से जुड़ेगा आरएनए में, और यूरेसिल से जुड़ेगा डीएनए में। तो इस पे जो त्रिक पाए जाते हैं, इनसे सूचना मिलती है। सूचना ग्रहण करके निकासी द्वार से आरएनए बाहर आते हैं। आरएनए से मैंने बताया था डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, और हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उनमें होते हैं एमिनो एसिड्स। सब में एमिनो एसिड होते हैं। कल पुरानी क्लास में मैंने बताया था आरएनए 3 प्रकार का होता है, जैसे मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जिसमें राइबोसोमल आरएनए का प्रमुख कार्य क्या था? राइबोसोम का निर्माण करना।
और ट्रांसफर आरएनए का प्रमुख कार्य क्या था? जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं उनको कहाँ लाएंगे? प्रोटीन निर्माण स्थल पर। मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे? जो ट्रिक होंगे, जैसे AAG, ये ट्रिक है, कोई ट्रिप बिंदु है, ट्रिक 3 नाइट्रोजनी क्षारक का युग्म है, इसको त्रिक बोलते हैं। इससे इंफॉर्मेशन लेके ये बाहर आएगा। इससे इंफॉर्मेशन लेने के बाद आरएनए बाहर आया, इसने बताया कि मेरे पास है AAG का ट्रिक। अब इसके साथ कौन कौन जुड़ सकता है? जैसे मैंने ए के साथ बताया था, आरएनए में कौन जुड़ेगा? यूरेसिल जुड़ेगा ए के साथ, वापस यूरेसिल जुड़ेगा ए के साथ, जबकि जी के साथ कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ेगा। यहाँ हमने जो भोजन ग्रहण किया है उसमें ये कोडिंग होती है, और जो एमिनो एसिड्स होते हैं उनमें एंटी कोड पाए जाते हैं, एंटी कोड। अब इनमें देखो, सभी जैसे ट्रांसफर आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? जितने भी अमीनो अम्ल है उनको प्रोटीन निर्माण स्थल पर लेके आना। आरएनए के पास कोडिंग दी हुई है AAG की, तो इसके साथ पेयर कौन करेगा? जिस अमीनो अम्ल के पास एंटी कोड होगा। कौन सा एंटी कोड होगा? UUC। जिस अमीनो अम्ल के पास आरएनए के द्वारा जो सूचना दी गई है उसका जस्ट एंटी कोड होगा, उन दोनों का पेयर बन जाएगा। इस प्रकार से एक प्रोटीन का निर्माण होगा। एक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन बनते जाएंगे और हमारे शरीर का निर्माण होगा। तो देखो, ये होता है डीएनए और आरएनए का कार्य किस प्रकार होता है। डीएनए की जो सूचना थी वो आरएनए लेके आता है, मैसेंजर आरएनए लेके आता है प्रोटीन निर्माण स्थल पर। ट्रांसफर आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? जो जितने भी अमीनो अम्ल होते हैं वो अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन निर्माण स्थल पर लेके आता है, और इस जगह जो कोडिंग और एंटी कोडिंग होती है उन दोनों का मेल होता है और प्रोटीन का निर्माण होता है। ये चीज हमने डिस्कस कर ली थी। अब देखो, आरएनए के बारे में एक मैंने बताया कि भी इसमें यूरेसिल पदार्थ पाया जाता है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, यूरेसिल थायमिन की जगह यूरेसिल नाइट्रोजनिक क्षारक पाया जाता है, राइबोस का बना होता है, 3 प्रकार का होता है। अब हम जो चीज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जीन के बारे में। जीन क्या होते हैं? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी किन सब चीज़ों से मिलकर बनी है? प्रोटीन से मिलकर बनी है। पर बॉडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है? फिनोटाइप, लक्षण कैसे प्रदर्शित होते हैं? कब बाल आएंगे, कब स्तनों का विकास होगा, इन सब चीज़ों के बारे में। तो जीन का प्रमुख कार्य क्या होता है? ये एक डीएनए है, जैसे एक गुणसूत्र है। अभी गुणसूत्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे वाली क्लास में। ये गुणसूत्र होता है, गुणसूत्रों के ऊपर जो डीएनए के छोटे छोटे खंड होते हैं ना, उनको जीन बोला जाता है। देखो, जीन होते हैं डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट, और उनमें कोडिंग की गई होती है। ये एक छोटा सा खंड है डीएनए का, इसको जीन नाम दे दिया। इसमें कोडिंग होती है कि इंसान की जो बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसी होगी, व्यवहारिक गुण कैसे होंगे, शारीरिक गुण कैसे होंगे। तो उसके बाद जो एक और सेगमेंट आ गया, ये अलग जीन हो गया। ये वाला जो डीएनए का भाग होता है, ये निष्क्रिय भाग, असक्रिय भाग बोला जाता है, यूजलेस पार्ट बोला जाता है। और पर्टिकुलर इस वाले भाग में जिसमें कोडिंग होती है उसको जीन बोला जाता है। तो गुणसूत्रों के ऊपर जीन पाए जाते हैं। जीन गुणसूत्रों के ऊपर पाए जाते हैं। जीन शब्द किसने दिया था? जीन के बारे में कुछ बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। देखो, जीन जो शब्द है, सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है कि, और पूछा भी गया है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था कि जीन शब्द किसने दिया था? जॉनसन नाम के वैज्ञानिक थे। जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द दिया था। जीन का कार्य क्या होता है? जैसे मैंने बताया था आपको, समाज की इकाई परिवार है, शरीर की इकाई कोशिका है। तो जीन का प्रमुख कार्य आनुवांशिकता की इकाई होती है। आनुवांशिकता क्या होती है? हेरिडिटी क्या होती है? देखो, वंशानुगति, आपके माता पिता हैं, वंशानुगति, आपके माता पिता से जो भी लक्षण आप में आते हैं, जैसे मम्मी का बिहेवियर एग्रेशन का है, तो वंशानुगति, वंश द्वारा मिलने वाले हमें लक्षण, वंश द्वारा मिलने वाले गुण वंशानुगति कहलाती है। इनके जो लक्षण हमारे माता पिता से हम में आते हैं, ये कैसे आते हैं? इन सब चीजों के बारे में जो बताया था वो सबसे पहले किसने बताया था? जॉनसन ने बताया था, हेरिडिटी के बारे में। तो जॉनसन ने बताया था कि जीन जो शब्द होते हैं वो शब्द जॉनसन ने दिया था, जीन के बारे में बताया था
कि जीन शरीर की किसी भी सजीव सजीव के बारे में बताया था मैंने। सजीव कौन से होते हैं? सजीव होते हैं संपूर्ण वे जो उत्सर्जन और प्रजनन कर सकते हैं, सभी सजीव कहलाते हैं। तो सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हो जाएगी कोशिका, और आनुवांशिक इकाई तो सजीव की आनुवांशिक इकाई, आनुवांशिक इकाई जीन होते हैं। अब देखिए जीन के बारे में और क्या विशेष बातें हैं। जीन के बारे में जैसे मनुष्य के शरीर में जो लक्षणों का प्रदर्शन है ये जीन करते हैं। तो लक्षणों का प्रदर्शन जीन द्वारा होता है, जीन द्वारा किया जाता है। लक्षणों का प्रदर्शन मतलब जब कब है ना कब बाल आएंगे, कब जनांग विकसित होंगे, उन सब का जो प्रदर्शन है वो जीन द्वारा किया जाता है, जबकि कंट्रोल होता है वो प्रोटीन द्वारा किया जाता है। लक्षणों का प्रदर्शन जीन द्वारा किया जाता है, जबकि लक्षणों का नियंत्रण है वो प्रोटीन करता है। ये बात ये ध्यान रखिए। शरीर के जो आपने जैसे पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर क्या होता है, जैसे एक होता है कंप्यूटर में हार्डवेयर, एक होता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो जीन सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, पर हमारे पूरी बॉडी का जो नियंत्रण है जीनों के हाथ में होता है। जीन सी लक्षणों का प्रदर्शन करते हैं, जबकि लक्षणों का नियंत्रण पूछा जाता है एग्जाम में। लक्षणों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, लक्षणों का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है? लक्षणों को नियंत्रित प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। कितने सारे जीन हो सकते हैं मनुष्य की बॉडी में? मनुष्य की बॉडी में एक गुणसूत्र पर कम से कम 300 से लेकर 3000 तक जीन हो सकते हैं। देखो ये गुणसूत्र हैं, इन पर छोटे छोटे जीन पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। जितना बड़ा गुणसूत्र होगा, जितना बड़ा डीएनए होगा, डीएनए की लंबाई बताई थी मैंने आपको, जितना बड़ा गुणसूत्र होगा उतने ज्यादा जीन। 300 से लेकर 3000 तक जीन हो सकते हैं मुझे। अब देखो एक होता है जीनोटाइप, एक होता है फिनोटाइप। फिनो का मतलब होता है लक्षण, जीनो का मतलब होता है लक्षण प्रारूप। मनुष्य के जैसे बिहेवियर, किसी में विशेषता होती है, कोई अच्छा खाना बना सकता है, कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, ये व्यवहारिक गुण होते हैं। जबकि शारीरिक लक्षण, कोई हैंडसम है, किसी की स्किन ज़्यादा फेयर है, किसी के बाल ज़्यादा डेवलप होते हैं, ये होते हैं जैसे व्यवहारिक लक्षण। एक आनुवांशिक लक्षण। तो जीनों के जो लक्षण प्रारूप के बारे में किसने बताया था? लक्षण प्रारूप। देखो जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? जैसे सॉफ्टवेयर जो मनुष्य कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है, इसी प्रकार मनुष्य में सॉफ्टवेयर की जो स्ट्रक्चर होती है, कितने प्रकार कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल मनुष्य में 46 क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें 22 पेयर 44 गुणसूत्र वो तो होते हैं समान, बाकी एक जो पेयर होता है वो अलग होता है। 44 प्लस XX होता है, 44 प्लस XY होता है। XX रेस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के लिए, XY रेस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए। तो देखो ये इसको जीनोटाइप बोलेंगे। जब इनका अध्ययन करते हैं, अंदर से देखा जाता है बोर्ड कंप्यूटर के ऊपर कि इनमें से कौन से गुणसूत्र की अधिकता है। जैसे डिजीज भी होती हैं बहुत प्रकार की, जिसमें एक X अगर अधिक पाया जाता है, जैकब सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। कई बार मनुष्य में एक X अधिक पाया जाता है, एक Y अधिक पाया जाता है। इनको अलग अलग बीमारियां, ये आगे पढ़ेंगे अपन, डिजीज पढ़ेंगे उनमें। तो जीनोटाइप, जीन का जो अध्ययन होगा, जीन की जो संरचनात्मक स्टडी होगी, उसको क्या बोला जाएगा? जीनोटाइप। जीनोटाइप शब्द किसने दिया था? ये भी जीन के बारे में जॉनसन ने बताया था। शब्द भी किसने दिया था? जॉनसन ने, वही 1909 में जॉनसन ने बताया था।
हमारे जितनी भी बीमारियां होती हैं वो किस वजह से होती है। जैसे कैंसर है, अब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है, उसमें क्या होता है, जीन में परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो हो सकता है रासायनिक तरीके से, एक हो सकता है विकिरण से, म्यूटेशन से। तो जीन के अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको भी पूछा जाता है कि जीन परिवर्तन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, जीन परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। जीन परिवर्तन का जो सिद्धांत था, म्यूटेशन जीन परिवर्तन को बोला जाता है जीनोटाइप। जीनो उत्परिवर्तन, जीन में उत्परिवर्तन किसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है म्यूटेशन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने, ह्यूगो डी ब्रीज ने। ये किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अब जीनोटाइप हमने पढ़ा, जीन के जो स्ट्रक्चर बताई कि जीनोटाइप जैसे गर्भ में पता लगता है कि बच्चा है या बच्ची है, वो कैसे पता लग सकता है, देखा जाता है कि फिनोटाइप में उनमें क्या हो सकता है, कि भाई जिसमें एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई गुणसूत्र है, एक्स एक्स गुणसूत्र है, इन्हीं के द्वारा मनुष्य का लिंग निर्धारण होता है। अब इसके बाद जो हम देखेंगे वो पढ़ाई, वो चीज़ देखेंगे कि जीन पढ़ा हमने, जीन के बाद पढ़ेंगे हम गुणसूत्र। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, गुणसूत्र किन किन सब बातों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू की क्लास में कि ये डीएनए है, डीएनए से ही गुणसूत्र का निर्माण होता है इस प्रकार, और इसी के ऊपर जीन पाए जाते हैं। और जीनों का जो प्रमुख कार्य है वो हमारे लक्षणों का निर्धारण करना है, लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं, जबकि लक्षणों को नियंत्रित कौन करता है, प्रोटीन करते हैं। ठीक है, अब जो आगे क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे गुणसूत्रों के बारे में, और जो बचे हुए कोशिकांग हैं उनके बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।